स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बेसिक 10 स्टेप्स के कैसे होता है सारा प्रोसीजर इसका। तो ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली मैंने क्या बताया था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है जो फर्दर ब्रेक हो के 10 स्टेप्स के अंदर हमें एनर्जी देता है, और ये भी मैंने बताया था कि इसके दो फेजेस होते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस में पहला मॉलिक्यूल जो हमारे पास है वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का क्या है कि ये सिंपली जो है, जब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप बॉम्बार्ड करेंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप हम लेते हैं एटीपी से, जो मैंने बताया था कि पहला 5 जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट फेज होता है जिसमें हमें एटीपी देनी पड़ती है, तभी बाद में जाके हमें बाकी 5 स्टेप्स में एटीपी मिलेगी। तो ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है, इसमें से एक फॉस्फेट निकलता है जो कि हम ग्लूकोज के ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मतलब समझो, इस तरह समझते हैं इसको कि जैसे हमारे पास ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन का होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन की चेन है। ठीक है। अब ये जो 6 कार्बन की चेन है इसमें कोई फॉस्फेट वगैरह अटैच नहीं है, सिर्फ कार्बन की चेन है। तो क्या होगा कि जब हमने फॉस्फेट फेंका तो इसके 6th कार्बन पर, लेट सपोज कि ये 6 कार्बन है, अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है सिंपली, तो हमारे पास बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो होता है ये किस एंजाइम की हेल्प से होता है, हेक्सोकाइनेज। और डिपेंडिंग अपॉन कि ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, मैंने बताया था कि ये साइटोप्लाज्म में होता है, तकरीबन हर सेल के अंदर होता है, क्योंकि हर सेल को एनर्जी की नीड है काम करने के लिए। तो ये जो एंजाइम है ये डिपेंडिंग अपॉन के प्रोसेस कहाँ चल रहा है, अगर ये लिवर में चल रहा होगा तो इसी एंजाइम का हम दूसरा नाम दे देंगे, उसे हम कहेंगे ग्लूकोकाइनेज। इसी तरीके से डिफरेंट जगह पे जो ये प्रोसेस चल रहा होगा तो उस एंजाइम का डिफरेंट नाम होगा। तो ग्लूकोज सिंपली किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, उसके 6th कार्बन पर जाकर फॉस्फेट अटैच हो चुके हैं। अब क्या है कि फर्दर इसकी कन्वर्जन होगी, कैसे होगी और क्यों होगी। बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम होता है आइसोमेरेज। अब सपोज कि हमें इसके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की शक्ल पसंद नहीं आ रही, हम चाहते हैं कि इसकी रीअरेंजमेंट हो, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाए, इसका कुछ फ्रूटी टेक्सचर आ जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। मतलब अब जो ये है तो सेम, इसकी अरेंजमेंट भी तकरीबन सेम है, कुछ इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, कुछ कुछ इसकी ना शक्ल चेंज हो जाएगी, तो ये ग्लूकोज से लेकर फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आ गया है, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, इसमें भी 6 ग्रुप पर 6th कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, बट क्या है कि सिर्फ ये चेंज हो गया ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। अब क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर चेंज किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमने जो एंजाइम यूज किया है वो है आइसोमेराइज। ठीक है, आइसोमेरेज एंजाइम होता है। आइसोमेरेज एंजाइम हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आइसोमेराइजेशन यहाँ पे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही है, डिफरेंट अरेंजमेंट चेंज हो रही है इसकी। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट में, और ऐसा क्यों होगा इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि देखो, हमने कहा था, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था कि हम जो 5 स्टेप्स होते हैं स्टार्ट के, उसके अंदर हम क्या दे रहे होते हैं, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स कैसे भी करके यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज करके फॉस्फेट दे दिया, एक और एटीपी यूज होता है, वो 3rd स्टेप पे होता है, हम एटीपी को कन्वर्ट करते हैं एडीपी में, और जो हमें फॉस्फेट मिलता है उस फॉस्फेट से हम इसको बम्बार्ड कराते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे, इसके ऊपर फेंकते हैं वो फॉस्फेट, तो दोबारा इसके 6 पोजीशन पे तो लगा हुआ था, अब इसके फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। तो सिंपली क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, बिस मींस कि अब 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं इसमें, पहले एक था अब 2 फॉस्फेट हो गए हैं। अब ये जो 2 फॉस्फेट हमारे पास बन चुके हैं वो कौन कौन सी पोजीशन पे, एक 6th कार्बन पर, एक हम 1st कार्बन पर भी लगा सकते हैं। तो अब ये कुछ इस तरीके का बन गया फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। इसमें एंजाइम कौन सा यूज होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एंजाइम यूज हियर इज कॉल्ड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इस स्टेप में एंजाइम यूज होगा और वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब क्या ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया है, सो आई थिंक के दिस इज टू ह्यूज, लाइक ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, तो हमें इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े मॉलिक्यूल को, इस लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देते हैं। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इसमें बनेगा G3P, दूसरा बनेगा DHAP। बेसिकली G3P का फुल फॉर्म है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो ये है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब अब इसके 3rd कार्बन पर फॉस्फेट अटैच हो चुका है, एक फॉस्फेट इसको दे देगा, एक फॉस्फेट ये इसको दे देगा। मैं अभी बताती हूँ कि इसकी जो ब्रेक हुआ है ये कैसे हुआ है। तो ये इसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक हो गया। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो G3P का मॉलिक्यूल है
ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन थे, मतलब समझो इस तरीके की कोई चेन थी, 4 5 6। यहाँ पे अटैच था एक फॉस्फेट ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पे भी अटैच था और सिक्स्थ पे भी अटैच था। ये था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब क्या होगा कि जब हम इसको बीच से ऐसे तोड़ते हैं, क्योंकि काफी बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 3 कार्बन के एक मॉलिक्यूल पे जिसके पास एक फॉस्फेट होगा, 3 कार्बन के दूसरे मॉलिक्यूल पे जिसके पास दूसरा फॉस्फेट होगा। तो ये जो बन गया, ये हमारा बन गया ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हमारा बन गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो हो गई ना इक्वल ब्रेक। तब इक्वल ब्रेक होता है, ये इक्वली ब्रेक होते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स और हमारे पास तीन कार्बन के ये मॉलिक्यूल बनता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 3 ही कार्बन का ये बनता है। ठीक है, अब इसका भी स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, बट क्या है कि इसकी मतलब ये आइसोमेरेज टाइप कह सकते हैं कि इसकी आइसोमेराइजेशन हुई हुई है, कुछ इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, अरेंजमेंट इसकी थोड़ी सी, स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब किसी भी टाइम ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो सकता है, किसी भी टाइम ये मॉलिक्यूल इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अब हम क्या करें? अब ये जो मॉलिक्यूल है ना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये बिल्कुल ही बेकार मॉलिक्यूल है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो हम इसे चाहें तो इसमें कन्वर्ट कर दें क्योंकि ये हमें एनर्जी देने वाला है, तो क्यों ना हम इसको भी इसमें कन्वर्ट कर लें ताकि ये भी आगे जाके हमें इसके साथ एनर्जी दे। तो हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर लेंगे इसके अंदर। तो अब हमें 2 G3P के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे जो हमें आगे जाके बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? 2 G3P के ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स आ गए। यहाँ पे जो एंजाइम इसकी कन्वर्जन करवाता है वो है ट्रायोज, क्योंकि क्या है, आइसोमराइजेशन हो रही है। सो ट्रायोज फॉस्फेट अगेन आइसोमेरेज, तो 2 जगह पे आइसोमराइजेशन हो रही है, 2 जगह पे आइसोमेरेज इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेकंड स्टेप में हो रहा था जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, एक इस स्टेप में हो रहा है। तो हमने 2 काम के मॉलिक्यूल्स बना लिए इस बेकार मॉलिक्यूल से। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप। अब यहाँ तक हमने क्या किया है कि अगर थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ तक बेसिकली हमने क्या किया है कि जो भी एटीपी का मॉलिक्यूल था, हमने 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स दिए। एक हमने यहाँ पे एटीपी को यूज किया, एटीपी मॉलिक्यूल दिया, एक हमने जो है यहाँ पे एटीपी का मॉलिक्यूल दिया, तो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स दिए हैं। तो 5 इन्वेस्टमेंट स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 5, और पांचों में ही हमने क्या किया कि एटीपी के मॉलिक्यूल को दिया है। अब हमारा रिटर्न का लाइक पे ऑफ फेज आता है, मतलब कि जो बाकी 5 स्टेप्स होंगे ग्लाइकोलाइसिस के, उसमें हमें एटीपी मिलेगा जो हमें चाहिए और डबल होके मिलेगा। अब ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है जो हमने पीछे पढ़ा, उसमें क्या हुआ कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बन के कितने मॉलिक्यूल्स हमें मिल चुके हैं? 2 मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं जो हमें एटीपी प्रोवाइड करने वाले हैं। ये फर्दर कन्वर्जन करता है किसके अंदर? 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब यहाँ से लेकर जो कुछ भी होगा ना इस स्टेप से, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, तो जो भी चीजें प्रोड्यूस होंगी, जो भी चीजें कन्वर्ट होंगी, वो दो ही होंगी। मतलब यहाँ से हमें जो भी मिलेगा वो 2 मॉलिक्यूल्स उसके मिलेंगे। तो ये भी जो बनता है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स इसके बनते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? इधर एंजाइम इन्वॉल्व होता है G3P डिहाइड्रोजनेज। और ये क्यों इन्वॉल्व होता है ये भी मैं बताती हूँ कि हम यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है एक चीज की, मतलब NAD का मॉलिक्यूल आता है और वो यहाँ से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ले लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी कितने मॉलिक्यूल्स NADH के प्रोड्यूस होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि 2 ही ये हैं। तो एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक NADH प्रोड्यूस करेगा, दूसरा जब कन्वर्जन करेगा तो दूसरा NADH प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज करें? क्योंकि डिहाइड्रोजनेज मीन्स के हाइड्रोजन रिमूव करवाना है। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन इस स्टेप से रिमूव होता है, वो ऐड होता है और हमें ये वाला मॉलिक्यूल मिलता है NADH का। इसके बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब फर्दर क्या हुआ कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट अब तक हमें मिल चुका है। अब सिंपली बहुत आसान स्टेप्स हैं। अब क्या करना है, हमने यहाँ से एक फॉस्फेट निकाल लेना है। जब हम निकालेंगे एक फॉस्फेट तो क्या प्रोड्यूस होगा? ADP आएगा, वो ATP बना लेगा और हमें अब यहाँ से एक ATP का मॉलिक्यूल मिला। एक नहीं, बेसिकली 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिले, क्योंकि यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जैसे NADH 2 मिले थे, ATP भी 2 मिलेंगे, हर चीज 2 ही मिलेंगी अब इस स्टेप के बाद।
ठीक है, तो जो 1,3 बेस फॉस्फोग्लाइसरेट है, इसमें से अगर हम इस फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट निकाल लें तो क्या बनेगा? 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। और क्यों निकाला है? क्योंकि हमने एक फॉस्फेट एटीपी तो बनानी है ना, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वो तो बने 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। अब बन गया हमारा ये वाला मॉलिक्यूल और हमें एटीपी ये 2 मॉलिक्यूल्स मिले। अब इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा? इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, ठीक हो गया। क्या किया हमने? हमने जब 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरल या 3 फॉस्फेट के बना लिए, उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट किया 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में और 2 हाइड्रोजन निकाल लिए तो NADH बन गया। उसके बाद हमने उसमें से एटीपी बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे, एटीपी बन जाएगा और 3 फॉस्फोग्लाइसरेट हमारा बन जाएगा। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लाइसरेट को हम क्या कर रहे हैं? दोबारा से कुछ आइसोमराइजेशन करके, कुछ आइसोमेरेज टाइप एंजाइम यूज करके हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे और ये जो थर्ड कार्बन फॉस्फेट अटैच है हम इसको सेकंड कार्बन पे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट है ये फर्दर कन्वर्ट होता है। अच्छा, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो कौन सा एंजाइम है? 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। जब 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होता है तो कुछ आइसोमेरेज टाइप एंजाइम प्रोड्यूस होना चाहिए, राइट? बट यहाँ पे एक डिफरेंट एंजाइम होता है जो आइसोमेरेज की टाइप भी कह सकते हैं, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। तो म्यूटेज वर्ड से आपको याद रखना है ये एक ही दफा यूज हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, तो ये इसी अनोखे स्टेप में होगा जहां पे आइसोमेरेज होना चाहिए बट म्यूटेज होगा। ठीक है, तो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट प्रोड्यूस हो चुका है। सिर्फ क्या हुआ है कि अरेंजमेंट चेंज हुई है। जब अरेंजमेंट चेंज हो रही है तो कुछ भी ना निकलना चाहिए ना हमें कुछ देने की जरूरत है। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लाइसरेट फर्दर कन्वर्ट होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर जिसे हम कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है? ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। इसमें इसके जो बॉन्ड होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हाईली रिच होते हैं एनर्जी में और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब फॉर्म हुआ तो एंजाइम कौन सा यूज होगा? इनोल के नाम पे एंजाइम है इनोलेज। ठीक है, 2 phosphoglycerate will be converted into phosphoenol pyruvate and that provide us that will not actually provide us anything। ये हमें सिर्फ इनोलेज एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है और उसके बाद हमें एक चीज प्रोवाइड होगी जिसे हम कहते हैं पायरुवेट। पायरुवेट जो हमारा फाइनल मॉलिक्यूल है, फाइनल स्टेप है जो हमें चाहिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, जो फर्दर जाके दूसरे स्टेप्स करेगा और हमें एनर्जी देगा, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस हमारा यहीं पर एंड हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे इनोलेज यूज हुआ। और अगर हम देखें फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर यहाँ पे हमें एक चीज मिलती है जिसे हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, तो हम कह सकते हैं ये एक अनोखा स्टेप है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और कहीं भी ना वाटर ऐड हो रहा था ना कहीं दे रहे थे ना ले रहे थे। फिर जब लास्ट स्टेप है तो इसके अंदर जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट, क्योंकि ये हाईली एनर्जी रिच है तो जाहिर ये कुछ ना कुछ हमें एनर्जी देगा, तो ये भी एटीपी को कन्वर्ट करेगा एटीपी के अंदर और हमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल देगा। और जब क्योंकि 2 दफा साइकिल चलेगी, 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सारे, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से देगा। तो ओवरऑल हमारे पास टोटली कितना एटीपी मिल गया? 2 यहाँ से मिल गए, 2 यहाँ से, तो टोटल 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं पायरुवेट बनने तक। हमने जो इन्वेस्टमेंट फेज यूज किया था उसमें हमने कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के दिए थे? 2 दिए थे और फिर फर्दर हमें 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिले, तो नेट गेन हमारा कितना आया? 2 एटीपी का, मतलब ओवरऑल हमें एटीपी मिल रही है 2। ठीक हो गया, तो हमारा पायरुवेट यहाँ पे बन गया है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है इसे हम कहते हैं पायरुवेट काइनेज। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ी सी रिवीजन करा लेती हूँ, पीछे हमने क्या देखा था वो थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था। हमने क्या किया? उसको एक एटीपी मॉलिक्यूल दिया, एटीपी से निकला फॉस्फेट, वो हमने उसके ऊपर बम्बार्ड कराया फेंका तो हमें मिला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके 6th कार्बन पे अटैच हो गया। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है उसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज कर लेते हैं, तो हमने उसकी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मतलब उसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज कर ली। एंजाइम हमारे पास आइसोमेरेज यूज हुआ। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब बन गया फिर हमने कहा कि चलो इसमें एक और एटीपी मॉलिक्यूल देते हैं, क्योंकि हमें बाद में एटीपी निकालनी है तो जितनी ज्यादा देंगे उतना अच्छा है। तो फिर हमने एक और एटीपी का मॉलिक्यूल दिया, एक और फॉस्फेट दिया, जब दिया तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट
बिस फॉस्फेट बन गया। मतलब अब एटीपी का जो हमने फॉस्फेट दिया है वो एक फर्स्ट कार्बन पे भी अटैच है और 6 पे तो पहले से ही था, तो फर्स्ट और 6 पे दोनों पे अटैच हो गया। फिर हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल काफी बड़ा है, तो हमने इसको तोड़ दिया 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, G3P में और DHAP में। फिर हमने ये कहा कि ये जो DHAP का मॉलिक्यूल है ये किसी काम का नहीं है, तो इसको फेंकने के बजाय हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं G3P में, क्योंकि ये हमें एनर्जी देने वाला है। तो अगर हम डबल G3P के मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए, ये भी कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, तो हमें डबल एनर्जी मिलेगी। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस एंजाइम को यूज करके। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास अब 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बन गए। फिर हमने कहा कि अब हम यूज करते हैं ये वाला एंजाइम डिहाइड्रोजनेज। इसको जब हमने यूज किया तो डिहाइड्रोजनेज का मतलब है कि हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और हमें NADH मॉलिक्यूल मिल गया। ये NADH भी आगे जाके हमें एनर्जी देगा, जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये समझो कि ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और एटीपी में ही कन्वर्ट होता है, मतलब ये भी हमें एनर्जी देने वाला है। फिर ये जो क्या बन गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है इसमें से। फिर अब ये यहाँ पर क्या है कि अच्छा, यहाँ पर एक और स्टेप रह गया कि बेसिकली यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पे फॉस्फेट कितना है, 3 फॉस्फेट पे अटैच है, मतलब एक ही फॉस्फेट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमने यहाँ पर एक और फॉस्फेट देना होता है। वो हम एटीपी से नहीं देते, हम इसे कहीं ऐसे ही साइटोप्लाज्म से लेकर फॉस्फेट दे देते हैं। जब फॉस्फेट यहाँ पर देते हैं ना, तो फिर ये बन जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बन चुका है, फिर अब यहाँ से पे ऑफ होना स्टार्ट होगा, हमें एटीपी मिलेगी। बेसिकली 1,3 बिस फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, और यहाँ पे एंजाइम ये वाला यूज होगा, काइनेज एंजाइम यूज होगा, और हमें एटीपी मिल जाएगी। एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे क्योंकि हर चीज अब ट्वाइस हो रही है। फिर उसके बाद 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया क्योंकि हमने यहाँ से एक फॉस्फेट 1 वाले पार्ट से निकाल दिया है। फिर इसकी फर्दर अरेंजमेंट चेंज की तो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में से जब हमने वाटर निकाला तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, जो हाईली एनर्जी रिच है, तो ये हमें दोबारा एनर्जी देगा एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स। तो टोटल हमें 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, जिसमें से हम 2 पिछले 5 स्टेप्स में लगा चुके, तो नेट हमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स, नेट गेन हमारा जो है वो इतने मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, कैलकुलेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में से इतने एटीपी मिलते हैं, फिर क्रेब्स साइकिल में से इतना मिलता है, NADH इतने में कन्वर्ट होता है, हर चीज डिस्कस करेंगे।